सभी साथियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की एक विशेष ऑनलाइन क्लास है वो आपके लिए स्टार्ट कर रखी है, जिसमें अपन जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है उन पे अपन लगातार चर्चा कर रहे हैं। जिन साथियों ने सेशन को पहली बार ज्वाइन किया है वो एक बार सेशन को शेयर कर दें, और जो पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि फर्स्ट ग्रेड कॉमर्स की जो 340 पोस्टों के लिए जो नोटिफिकेशन आया है उनकी तैयारी आप अच्छी तरीके से कर सकें। तो आज के सेशन को स्टार्ट कर रहे हैं कुछ और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों के साथ। अब आपकी जो संभावित एग्जाम है वो आपको पता है कि आपका जो जून है ना, जून का अंतिम सप्ताह या आपका जुलाई का पहला सप्ताह वो संभावित है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी दुविधा ये है कि जून और जुलाई में ये होता है कि ज़्यादातर जो पीजी की एग्ज़ाम होती है उनका रिजल्ट है वो पेंडिंग हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में कि जब जून और जुलाई में रिजल्ट पेंडिंग होता है तो यहाँ पर हजारों विद्यार्थी है वो इस परीक्षा से बाहर हो जाते हैं, है ना। तो ऐसी कंडीशन में लगभग ये संभावनाएं बन रही है कि इनकी डेट है वो आगे एक से 2 मंथ है वो आगे बढ़ सकती है, क्योंकि जो बेरोजगार साथी है जो अपियरिंग है, जो पीजी में अपियरिंग है, जो बीएड में अपियरिंग है, वो इस चीज की मांग कर रहे हैं कि भाई कम से कम 2 महीने तक इसको आगे बढ़ाया जाए, चाहे पदों में वृद्धि हो या न हो। तो ऐसा देखने में आया है कि भाई एग्जाम की डेट है वो थोड़ी बहुत आगे बढ़ सकती है। लेकिन जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, जो इस भर्ती के लिए योग्य है, सारी डिटेल जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है, उनको किसी भी प्रकार का इंतजार नहीं करना है और उनको यही मानना है कि जून या जुलाई में एग्जाम हो रही है, चाहे आगे बढ़े डेट, लेकिन हो रही है वो मान के अपने को चलना है और उस हिसाब से ही तैयारी करनी है। तो उसी तैयारी को अपन ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए आज का ये सेशन लेके आए हैं और कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन पे अपन आज के इस सेशन में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में चर्चा कर रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों के साथ, और जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने इस प्रकार है। देखो क्या है कि निजी कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। पिछला जो सेशन हुआ था उसमें मैंने आपको ओपीसी यानी 1% कंपनी जो धारा 62 में होती है, निजी कंपनी जो धारा 268 में होती है, और सार्वजनिक कंपनी जो धारा 271 में होती है, उनसे रिलेटेड सारी क्योरी है वो अब मैंने आपकी कंप्लीट कर दी थी। जिन साथियों ने अभी तक भी उन सेशन को ज्वाइन नहीं किया है उनको मैं बता दूं कि हमने इस चैनल पर स्कूल लेक्चर के नाम से प्ले लिस्ट बना रखी है, तो वहां जाकर आप उस चीज को देख सकते हो और समझ सकते हो। इसके अलावा भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो उन दोनों के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। वहां पर आपको सरकारी जॉब और आपकी सेशन से रिलेटेड सारी जानकारियां हैं वहां पर मिलती रहती है। देखो निजी कंपनी अधिकतम सदस्य संख्या होती है कितनी, 10, 200, 50 और ऐसे की। देखो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है। निजी कंपनी में कंपनी अधिनियम 1956 जब चलता था तब 50 थी, लेकिन कंपनी अधिनियम 2013 आने के बाद एक निजी कंपनी में जो न्यूनतम सदस्य है उसकी संख्या 2 और अधिकतम जो सदस्य है, अधिकतम सदस्य संख्या है वो निर्धारित की गई है कितनी, 200। तो 2 और 200 इसमें सदस्यों की संख्या होगी, तो इसका आंसर क्या होगा आपका 200। निजी कंपनी में अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी, 200 अधिकतम सदस्यों की संख्या होगी। ठीक है, ओके। यहां तक सारी बात समझ गए कि निजी कंपनी में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होगी, 200 है वो आपकी अधिकतम सदस्यों की संख्या निर्धारित होती है। ठीक है, बढ़े आगे। इजी सा क्वेश्चन है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो,
अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, फटाफट आप जवाब दो, देखें इसका क्या सही आंसर है। देखो ये आपके सामने कि सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम और अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है। जिस प्रकार आपने निजी में है उसी प्रकार सार्वजनिक कंपनी में भी है। तो सार्वजनिक कंपनी है वो आपको पता है कि सार्वजनिक कंपनी का निर्माण है या सार्वजनिक कंपनी के रिलेटेड जो परिभाषाएं हैं वो आपको धारा 271 में सारी की सारी मिल जाती है। और उसमें जो सदस्यों की संख्या है वो निर्धारित है। सदस्य यानी न्यूनतम कितने होंगे, न्यूनतम सदस्य संख्या 7 और अधिकतम सदस्य कितने होंगे, असीमित, अधिकतम असीमित। तो सार्वजनिक कंपनी में न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या कितनी होगी, इसका आंसर होगा 7 व असीमित। न्यूनतम कितनी हो जाएगी 7 और अधिकतम की कोई सीमा नहीं होती है सार्वजनिक कंपनी में। ठीक है, क्लियर है, बढ़ जाए आगे, सारी चीज समझ में आ गई, बढ़े आगे। देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, बताओ, देखिए फटाफट इसका रिप्लाई करो, फटाफट रिप्लाई करो, फटाफट इसका आंसर आपका आना चाहिए, फटाफट बताओ, देखें क्या होगा इसका आंसर कि आवेदन राशि अंशों के अंकित मूल्य से कम नहीं हो सकती। आवेदन राशि है वो अंशों के अंकित मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए। अब आवेदन राशि सीधी पार्षद सीमा नियमों में उल्लेखित होती है तो अलग है, और सेबी के द्वारा निर्धारित है वो अलग है। तो आवेदन राशि अंशों के अंकित मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए, 5% से कम, 10 से कम, 75 से कम या कोई नहीं, है ना। तो आवेदन राशि अगर सीधी बात आती है कि भाई अंकित मूल्य से कम, अंकित मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए, तो अपने को ध्यान में रखना है, सीधा सीधा आता है तो 5%। और ये कह दे कि सेबी के दिशा निर्देश, जो आपकी सेबी है, सेबी के दिशा निर्देश के अनुसार हो, सेबी के दिशा निर्देश के अनुसार हो तो कितनी होगी, 25%, है ना। तो वो यहां पर अपने पास ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन में है नहीं तो अपने को अंकित मूल्य मानना है। तो इसमें लिखा भी है कि अंकित मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए, तो 5% से कम नहीं होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, कि आवेदन राशि अंशों के अंकित मूल्य से कम नहीं होनी चाहिए। कितने से कम नहीं होनी चाहिए, 5% से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात समझ में। लगातार आप सारे साथी हमारे साथ जुड़ते रहोगे तो निश्चित रूप से आपका जो सेशन है वो इंक्रीज किया जाएगा। जो सेशन अभी आधा घंटे का चलता है उसमें मैक्सिमम टाइम है वो बढ़ाया जाएगा, और साथ में जो मैराथन क्लासेज है वो भी आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। इसके अलावा आप किसी विशेष टॉपिक की मांग करते हो तो वो भी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा। आपका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आपको ज्यादा से ज्यादा नॉलेज है वो अर्न करना है, जिसका फायदा आपको एग्जाम में मिल सके। ठीक है, तो ये कितना होगा, 5%। आगे समझ में, बढ़ जाए आगे। आगे देखो अगला क्वेश्चन, अब बात आ गई आपके ऋण पत्र, है ना, क्योंकि आपने अंशों के बारे में चर्चा कर ली है। अंश है वो आपके समतांश होते हैं, पूर्वाधिकार अंश होते हैं, दोनों की चर्चाएं कर चुके हैं अपन। अब बात करेंगे अगला क्वेश्चन ऋण पत्रों से रिलेटेड। क्या है, ऋण पत्रों से रिलेटेड। क्या ऋण पत्रों पर बट्टा है। देखो अंशों का निर्गमन अपन 2 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन जो आपके ऋण पत्र है, ऋण पत्रों का निर्गमन अपन 3 तरीके से कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पहला होता है आपका सममूल्य पर निर्गमन, है ना। दूसरा होता है आपका प्रीमियम पर निर्गमन, और
और तीसरा होता है आपका बट्टे पर निर्गमन। क्या होता है? 3 तरीके से आप इनका निर्गमन कर सकते हो। ऋण पत्रों का निर्गमन, चाहे वो सममूल्य पे हो, चाहे वो प्रीमियम पे हो, चाहे वो बट्टे पे निर्गमन हो, इस तरीके से इसका निर्गमन अपन कर सकते हैं। अब क्या कह रहा है, ये चीज होती है, क्या होती है? बट्टे पे निर्गमन। तो ऋण पत्रों का जब बट्टे पे निर्गमन होता है तो वो क्या है कि लाभों का नियोजन है या लाभों पर प्रभार है ना? लाभों पर नियोजन है या लाभों पर प्रभार है, ठीक है? प्रभार कहें या उसको अपने चार्ज भी कह सकते हैं। क्या है? लाभों पर प्रभार है। और संचय है या आयोजन है? बताओ, देखिए इसका क्या आंसर होगा कि भाई ऋण पत्रों पर अपन बट्टा दे रहे हैं, यानी एक आपका जो ऋण पत्र है, जो आपका ऋण पत्र है उसकी वाली वैल्यू है 100 रुपए, और अब उसको इश्यू कर रहे हैं कितने पर? अपन कर रहे हैं 90 रुपए पे, तो 10 रुपए कम हो गए। यानी ये एक तरीके से अपने क्या हो गया, कहीं भाई 10 रुपए से अपने क्या हो जाएंगे, लाभ है वो लाभ कम हो जाएंगे। लाभ कम होंगे तो लाभ कम होंगे तो वो नियोजन तो होगा नहीं, नहीं कोई संचय, नहीं कोई आयोजन है, वो क्या होगा, लाभों पर प्रभार होगा, उतने लाभ है वो कम हो जाएंगे। तो यहां पर आपका बी है वो सही आंसर हो जाएगा। ऋण पत्रों पर बट्टा है, डिस्काउंट है, वो लाभों पर प्रभार माना जाएगा, चार्ज माना जाएगा, और उससे उतने लाभ है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, ओके, यहां तक समझ गए? तो इस तरीके से अपन ऋण पत्रों का निर्गमन कर सकते हैं, और जिस प्रकार ऋण पत्रों का निर्गमन करते हैं उसी प्रकार ऋण पत्रों का शोधन भी किया जाता है ना? तो शोधन के बारे में और चर्चा करेंगे। ठीक है, बढ़े आगे। आगे देखो अगला क्वेश्चन, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन जिसका आंसर आपको पता होना चाहिए। क्या इसका आंसर होने वाला है? क्या इसका आंसर होने वाला है, ये आपको बताना है ना? बता दोगे फटाफट? फटाफट बता दोगे क्या इसका आंसर होगा? क्या होगा बताओ, देखें, है ना? क्या इसका आंसर होने वाला कि केवल पूर्ण प्रदत्त अधिमान अंशों का शोधन है, ऐसा उल्लेख कौन सी धारा में? जो आपके फुली पेड अप कैपिटल है, वैसे तो आपके जो अधिमान अंश है उनका वर्णन है वो कंपनी अधिनियम 2013 की जो धारा 43 है उसमें उसका वर्णन है। उनकी परिभाषा वगैरह वो किस में है? धारा 43 में परिभाषाएं दे रखी है अधिमान अंशों की। लेकिन शोधन से रिलेटेड बात कर रहा है, क्योंकि एक समय हम अंशों का निर्गमन करते हैं और उसके बाद उनका शोधन करते हैं। तो शोधन के समय आपको कौन सी धारा काम में लेनी है? धारा 48 होगी, धारा 81, धारा 79, धारा 78, ये आपको बताना है। तो ये अपने को ध्यान में रखना कि जब शोधन की बात आती है तो वहां पर केवल पूर्ण प्रदत्त की बात आती है, तो धारा 48 है वो यहां पर वैलिड होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। धारा 48 में क्या होता है कि अधिमान अंशों का शोधन किया जाता है। जिस प्रकार अंशों का शोधन करते हैं उसी प्रकार ऋण पत्रों का शोधन किया जाता है ना? अब ऋण पत्रों की बात आ गई तो ध्यान में रखना कि ऋण पत्रों का निर्गमन व शोधन, है ना? अब ऋण पत्रों का निर्गमन जब बट्टे पे है ना? तो क्या होगा? बट्टे पे है, ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे पे है, तो निर्गमन बट्टे पे है तो उसको क्या कहते हैं? डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। और शोधन है तो क्या होगा?
प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब अगर आप ऋण पत्रों का निर्गमन किस पे कर रहे हो, बट्टे पे, और शोधन किस पे कर रहे हो, किस पे, प्रीमियम पे, तो ये दोनों ही अपने लिए क्या होते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, हानि। और इन हानियों को अपने को सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से, और सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं अपने पास तो लाभ हानि खाते से इसको अपलिखित है वो करना होता है ना। तो इसको लाभ हानि खाते से अपलिखित करेंगे तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इसकी एंट्री, इन दोनों को एक नाम भी दे सकते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर। जो आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है और प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है, इन दोनों को एक नाम दे सकते हैं, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर, जिसको सिक्योरिटी प्रीमियम से या आपके P&L अकाउंट से राइट ऑफ किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, इसको सबसे पहले प्रीमियम से और उसके बाद लाभ हानि खाते से अपलिखित करेंगे। होगी बात, बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे, बताओ, देखिए फटाफट इसका जवाब दो, क्या इसका आंसर होगा। सोचने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है, आपने सारी चीज है वो पढ़ ली है कि ऋण पत्रों पर बट्टे को अपलिखित करना चाहिए। जो आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर है उसको कितने वर्षों में अपलिखित करना चाहिए, 5 वर्षों में, निर्गमन के वर्ष में, ऋण पत्रों की कुल अवधि में और शोधन के वर्ष में, है ना। ऋण पत्रों का निर्गमन है उसकी कोई अवधि नहीं होती है, कितने भी लंबे समय के लिए वो इश्यू किए जा सकते हैं, क्योंकि ऋण पत्र है वो एक ऋण का प्रमाण होता है ना, ऋण का प्रमाण होता है जो ये दिखाता है कि आपने इस व्यक्ति को या इस कंपनी से आपने लोन ले रखा है, उसका वो प्रमाण होता है। ऋण पत्रों को अपन 3 तरीके से निर्गमन करते हैं, बट्टे पे, प्रीमियम पे और सम मूल्य पे, है ना। अब वहां पर अगर बट्टे पर अपलिखित करते हैं तो वो बट्टा लाभों पर प्रभार है, एक तरीके से हानि है, तो उसको अपने को राइट ऑफ करना होता है ना। अब उसको राइट ऑफ है वो कितनी अवधि में करना है ये अपने को ध्यान में रखना है ना। तो वैसे इसकी अवधि है वो कोई निर्धारित नहीं है, लेकिन ये होता है कि भाई ऋण पत्रों की जो कुल अवधि है उसमें उसको राइट ऑफ कर लेना चाहिए, है ना। ऋण पत्रों की जो कुल अवधि होगी उसमें उसको राइट ऑफ है वो किया जा सकता है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा कि ऋण पत्रों को अपलिखित करना चाहिए, ऋण पत्रों की जो अवधि होगी ना उसमें वो सारी राशि है वो राइट ऑफ हो जानी चाहिए, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 5 वर्ष, 10 वर्ष। वैसे 3 से 5 वर्ष में इसको माना जाता है क्योंकि मैक्सिमम इनकी जो इतनी होती है 3 से 5 वर्ष। ठीक है, ओके, बढ़े आगे। आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने है, बताओ, देखिए फटाफट फटाफट इसका जवाब आना चाहिए। क्या है कि ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम खाता है ना, ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम खाता है ना। अब जब शोधन प्रीमियम पे हो रहा है ना, तो ये अपने लिए खर्चा, अब यहाँ पे पूछा खाता कौन सा है, व्यक्तिगत है, वास्तविक है, कृत्रिम है या हानि खाता, ये बताना, ये आपको बताना है। तो ऋण पत्रों के शोधन पर ये कौन सा खाता है ये आपको फटाफट बताना है। ऋण पत्रों के शोधन पर जो आपका प्रीमियम अकाउंट है वो कौन सा खाता होगा, है ना। तो प्रीमियम है आपका, सिक्योरिटी प्रीमियम है आपका, शेयर अलॉटमेंट है, शेयर एप्लीकेशन है, इसके अलावा आपकी आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, एक्रूड है, अनअर्न्ड है, ये सारे के सारे हैं वो आपके व्यक्तिगत खाते की श्रेणी में आते हैं। तो ये आपका प्रीमियम है वो आपका कौन सा खाता होगा, सिक्योरिटी प्रीमियम व्यक्तिगत खाते की कैटेगरी में आएगा, इसलिए यहां पर ये इसका सही आंसर। अगर ऋण पत्रों के प्रकार की बात करें तो ऋण पत्र अलग अलग होते हैं, है ना। जैसे अपन बात करें ऋण पत्रों के प्रकार, इसमें अलग अलग है, जिसमें आपका जैसे पहला आपका ऋण पत्र होता है कि सुरक्षा के आधार पर, सुरक्षा के आधार पर, सुरक्षा के आधार पर भाई
दो हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, एक तो आपके सुरक्षित और दूसरे हो जाएंगे आपके असुरक्षित। ठीक है, सुरक्षा के आधार पर सुरक्षित कह दो या रक्षित भी कहते हैं, है ना, इतना नाम रक्षित और अरक्षित, यह भी इसको कहते हैं या सुरक्षित भी कह सकते हैं। ठीक है, इसका दूसरा नाम है रक्षित या अरक्षित, यह भी आपको मिल सकता है। तो ये हो गया सुरक्षित। सुरक्षा के आधार पर वो ऋण पत्र होते हैं जो किसी संपत्ति द्वारा सुरक्षित रखे गए, किसी संपत्ति द्वारा चल प्रभार में रखे गए, वो सुरक्षित होते हैं। बाय द वे कंपनी डूब जाती है, व्यापार बंद हो जाता है, तो जिस कंपनी से जिस संपत्ति से जिन ऋण पत्रों को सुरक्षित रखा गया उनको बेचकर वो राशि प्राप्त कर सकते हैं। असुरक्षित या अरक्षित, इनकी किसी प्रकार की कोई सुरक्षा नहीं होती है। अगर कंपनी लाभ में है तो राशि लौटा देगी, और अगर कंपनी दिवालिया हो जाती है, डूब जाती है, तो इनकी राशि भी डूब जाती है। ठीक है, दूसरा होता है आपका अवधि के आधार पर। अवधि के आधार पर, तो अवधि के आधार पर भी आपके दो हो जाएंगे। कौन कौन से? एक तो मोचनीय, है ना, मोचनीय कह सकते हैं या शोधनीय भी कह सकते हैं, और दूसरा होता है अमोचनीय। अब इसका नाम दूसरा अपन ये भी दे सकते हैं, मोचनीय का ही दूसरा नाम होता है शोधनीय, और अमोचनीय का होता है अशोधनीय। अवधि के आधार पर मोचनीय या शोधनीय यानी ऐसे ऋण पत्र जिनका एक निश्चित अवधि बाद शोधन किया जा सकता है वो शोधनीय या मोचनीय होंगे, और जिनका शोधन नहीं किया जा सकता है वो अमोचनीय या अशोधनीय माने जाएंगे। ठीक है, तीसरी परिवर्तन के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर, तो ये भी दो होंगे परिवर्तन के आधार पर। एक तो जाएंगे आपके परिवर्तनीय और दूसरे हो जाएंगे आपके अपरिवर्तनीय। तो परिवर्तनीय ऋण पत्र कौन से होंगे? जिन्हें आप एक निश्चित अवधि के बाद उन्हें आप समतांशों में परिवर्तित कर सकते हो, वो आपके परिवर्तनीय ऋण पत्र हो जाएंगे। और जिन्हें एक निश्चित अवधि के बाद आप परिवर्तन नहीं कर सकते हो वो आपके अपरिवर्तनीय ऋण पत्र हो जाएंगे। इसके अलावा और आता है कूपन दर के आधार पर। तो इसमें एक तो था विशिष्ट दर वाले, विशिष्ट दर वाले, और एक अपन कह सकते हैं 0% दर वाले भी कह सकते हैं, या शून्य दर वाले, है ना। तो विशिष्ट दर वाले जिनमें दर है वो विशिष्ट होती है, 5%, 10%, 20%, कुछ भी होगी वो विशिष्ट होगी, और शून्य दर वालों में किसी प्रकार की कोई दर नहीं होगी, है ना। इसके अलावा इसका लास्ट रहता है, ये DE पॉइंट है वो इसका लास्ट होता है ना, वो होता है आपके पंजीकरण के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर। तो इसमें आपके पंजीकरण में आ जाएंगे एक तो पंजीकृत और दूसरे आ जाएंगे वाहक। पंजीकृत वो होते हैं जो कंपनी का जो एक रजिस्टर होता है उसमें उसकी एंट्री होती है, और जिस व्यक्ति के पास है वो उसी व्यक्ति को वापस शोधन करके भुगतान किया जाएगा, किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं किया जा सकता। और वाहक वो होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास आसानी से उनको ट्रांसफर किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है,
वो आपके वाहक ऋण पत्र की कैटेगरी में आएंगे। तो पंजीकरण के आधार पर पंजीकृत और वाहक ऋण पत्र है वो आपके हो जाते हैं। ठीक है, समझ गए मेरी बात। तो ये ऋण पत्रों के प्रकार है। अब इनमें से कोई भी अगर आपसे पूछे कि भाई सुरक्षा के आधार पर सुरक्षित है असुरक्षित, अवधि के आधार पर शोधनीय अशोधनीय, परिवर्तन के आधार पर परिवर्तनीय अपरिवर्तनीय, कूपन दर के आधार पर विशेष दर और शून्य दर, और पंजीकृत के आधार पर पंजीकृत और वाहक ऋण पत्र ये शामिल किए जाते हैं। ठीक है, अब मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। अब आपको किसी प्रकार का कोई डाउट है वो ऋण पत्रों से रिलेटेड नहीं होना चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको बता दिया है कि ऋण पत्रों पर जो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर होता है, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर होता है, उसको पहले प्रतिभूति प्रीमियम से राइट ऑफ करना है, और अगर वो नहीं है तो हमें लाभ हानि खाते से उसको राइट ऑफ करना होता है। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गई बात। बढ़ जाए आगे, चलो आगे अगला क्वेश्चन देखो, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है, फटाफट जवाब आना चाहिए आपका। बताओ देखिए इसका क्या आंसर होगा कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट स्थानांतरण किया जाता है। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट को कौन से खाते में ट्रांसफर करेंगे? अंशरण खाते में, सामान्य संचय में, अंश प्रीमियम खाते, या इनमें से कोई नहीं। जो आपका कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है ना, पूंजी शोधन संचय खाता है, उसको कौन शेष है वो कौन से खाते में ट्रांसफर करेंगे ये आपको बताना है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप पुराना पेपर उठा के भी देख सकते हो, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलता है, तो इसलिए अपने को इसको स्किप नहीं करना, पूरा इसको समझने का प्रयास करना है। तो पूंजी शोधन संचय खाते का शेष है, हमेशा ध्यान रखना, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाएगा, किसमें? सामान्य संचय में ट्रांसफर किया जाएगा। तो इसका जो सही और एक्यूरेट जो आंसर होगा वो होगा आपका जनरल रिजर्व, है ना। तो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, सिर्फ इसको इस हिसाब से दिमाग में फीड करके रखना है कि कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व का शेष है वो जनरल रिजर्व में अपने को ट्रांसफर करना है ना। जैसे शेयर फॉरफिटेड खाते का शेष है वो किस में ट्रांसफर करते हैं? कैपिटल रिजर्व में, है ना। तो वहां पर अपने को कंफ्यूज नहीं होना, रिडम्पशन रिजर्व कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व है उसका सामान्य संचय में जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे, और शेयर फॉरफिटेड की राशि है उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, हो गई बात। बढ़ जाए आगे, आपके रिप्लाई आनी चाहिए फटाफट। आपको अपने आप को टेस्ट करने का एक शानदार मौका है कि आप स्वयं को जांच सकते हो कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है। एग्जाम कब भी हो, एग्जाम चाहे जून जुलाई में हो या अक्टूबर में हो, है ना, अपने को एग्जाम डेट से नहीं अपने सिलेबस से मतलब है। एग्जाम एक महीने लेट भी होती है तो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो तैयारी कर रहे हैं उनका टारगेट सिर्फ और सिर्फ तैयारी का होना चाहिए कि अपने को इस बार जो अपना टारगेट अपन ने ले रखा, टारगेट RES का जो अपने पास सपना है, उस सपने को अपने को जीना है ना। उस सपने को अपने को क्या करना है? सपने को जीना है। उस सपने के लिए अपने को मेहनत करनी है, और सपने के लिए मेहनत करोगे तो निश्चित रूप से आपका सपना भी साकार होगा, है ना। ठीक है, तो देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या है कि सभी ऋण पत्रों के शोधन के बाद ऋण पत्र शोधन कोष का खाता, है ना, डिबेंचर रिडम्पशन फंड का शेष है वो कहां ट्रांसफर किया जाता है? ऋण पत्र खाते में, ऋण पत्र विनियोग खाते में, सामान्य संचय में, या पूंजीगत संचय में। इसका आंसर आपको देना है ना। जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है या फंड है उसका शेष है वो अपने को कहां ट्रांसफर करना है? वो अपने को ट्रांसफर करना है सामान्य संचय में, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? सी है वो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, मेरी बात समझ में आ गई होगी, है ना। ये अपने को ध्यान रखना, डिबेंचर रिडम्पशन, है ना, जो आपका डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है वो आपको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना है। प्रश्न है वही होते हैं लेकिन थोड़ी बहुत भाषाएं चेंज करके आपको कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाता है, जिससे विद्यार्थी, क्योंकि उसी सवाल को 2-3 पैटर्न से पूछा जाता है तो विद्यार्थी कंफ्यूज होता है और उसका आंसर भी गलत होने की संभावनाएं रहती है ना। तो इसलिए अपने को क्या करना है? इस हिसाब से इसको आधार मानना है, ऋण पत्र शोधन कोष को सामान्य संचय में ट्रांसफर करना है। ठीक है,
बढ़ जाए आगे। आगे देखो अगला क्वेश्चन, देखो एक और है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। ये नहीं कर सकते कि भाई इसको स्किप कर दे, नहीं। ओवन डिबेंचर है ना, स्वयं के ऋण पत्र है ना, ओवन डिबेंचर अकाउंट को रद्द करने पर लाभ या हानि किस खाते में स्थानांतरित की जाती है। कई बार क्या होते हैं कि कंपनी ने जिन ऋण पत्रों का निर्गमन किया था, अब कंपनी के पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी हो गई, तो वो उस समय क्या करती है, स्वयं के ऋण पत्रों का क्रय करती है। तो स्वयं को ऋण पत्रों को क्रय करती है तो ओवन डिबेंचर अकाउंट है ना, उसको रद्द करती है, कैंसिलेशन करती है। तो वहां पर अपने को या तो प्रॉफिट होता है यानी प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओवन डिबेंचर, या लॉस ऑन कैंसिलेशन ऑफ ओवन डिबेंचर, ये दोनों हो सकते हैं। तो इनको कौन से खाते में ट्रांसफर करेंगे, सामान्य संचय या पूंजीगत संचय में, अनसरण खाते में, लाभ होता ही नहीं है और इसी खाते में रहता है ना। तो यहां पर तो देखो ये मैंने जरा ऑप्शन है वो दो ही चयन किए हैं, ये तो होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी इनमें से भी, क्योंकि आजकल का जो पेपर होता है वो एक विशेष तरीके का पेपर होता है ना, आपको उसी में से जो क्वेश्चन है वो आपके पढ़े हुए हैं, लेकिन इस हिसाब से पूछे जाते हैं कि वहां पर विद्यार्थी वो कंफ्यूज होता है कि इसका आंसर ये होगा, ये होगा, ये क्योंकि जो ऑप्शन भी होते हैं ना उनमें विद्यार्थी को लगता है कि यार दो में से जो चार है ना उनमें ये दो तो नहीं है लेकिन दो पक्के हैं। अब दो में से एक को चयन करना होता है तो अपन क्या करते हैं, रिस्क लेते हैं, तो उस रिस्क में गलती होने की संभावनाएं भी पूरी होती है। तो इसलिए अपने को ध्यान रखना है कि ओवन डिबेंचर को अपन अगर कैंसिल करते हैं और वहां पर चाहे प्रॉफिट हो या चाहे लॉस हो, उनको सामान्य संचय या पूंजीगत संचय में ट्रांसफर किया जाएगा, जनरल रिजर्व या कैपिटल रिजर्व में उनको ट्रांसफर किया जाता है। ओवन डिबेंचर पर जो भी आपको प्रॉफिट या लॉस होता है। इसके अलावा ऋण पत्रों के निर्गमन की प्रक्रिया भी वही है, आवेदन है, आवंटन है, फर्स्ट कॉल है, सेकंड कॉल है, उसी तरीके से चलता है। तो उसका कोई बड़ा क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना नहीं है, लेकिन ये अपने को ध्यान में रखना कि ओवन डिबेंचर पर प्रॉफिट या लॉस है तो या तो जनरल रिजर्व में या कैपिटल रिजर्व में उसको ट्रांसफर करना है। ठीक है, समझ गए। तो ठीक है साथियों, ये था एक और शानदार, जानदार और इंफॉर्मेटिव सेशन जो मैंने आज के सेशन में आपके साथ शेयर किया है। निश्चित रूप से आपके एग्जाम के लिए ये सेशन मील का पत्थर वो साबित होगा और आशा करते हैं कि एक क्वेश्चन तो जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन आज पूछे गए। तो हमारा प्रयास है कि आपको फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम तक इस हिसाब से तैयार करना ताकि आप अच्छे तरीके से तैयारी करके अपना सिलेक्शन है वो ले सकें। एक बार वही रिक्वेस्ट कि जो भी साथी पहली बार जुड़े हैं वो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में सेशन को शेयर जरूर कर दें ताकि और भी विद्यार्थी जो कॉमर्स के रिलेटेड किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको इस सेशन का फायदा मिले। ठीक है साथियों, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।